वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और हम लोग जो है पीएसएम का जो है क्लास स्टार्ट करेंगे, और जिसमें कि हम लोग पीएसएम के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। और पीएसएम में आज जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, पीएसएम का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आप लोग का जो पेपर होने वाला है, बेसिकली आप लोग जानते हैं कि पीएसएम जो है आप लोग को दो पार्ट में पढ़ना होता है। एक तो आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। तो हम उस सिलेबस को जो है आपको आगे जो है बता देंगे कि कब कौन से सेक्शन में क्या क्या आपको पूछा जाएगा एग्जाम टाइम में। लेकिन अभी हम लोग पीएसएम को शुरू करेंगे। और सबसे पहले जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जिसको हम लोग कहते हैं पीएसएम, पीएसएम का जो सबसे पहले हम लोग बेसिक से समझेंगे कि आप लोग जो है फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़े, सेकेंड ईयर में क्या पढ़े, थर्ड ईयर में क्या पढ़े और फोर्थ ईयर में क्या पढ़ना था। तो सबसे पहला कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का जो क्लासेस किए होंगे, या फर्स्ट ईयर में आप लोग के जो सिलेबस थे जिसमें आप लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में जो है आप लोग पढ़े। एना प्लस फिजियो और प्लस जो है बायोकेमिस्ट्री पढ़े। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री जो है आप लोग पढ़े, जिसमें आप लोग एनाटॉमी के अंदर क्या पढ़े। एनाटॉमी के अंदर जो है आप लोग ये पढ़े थे कि एनाटॉमी में हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में बॉडी के पढ़े थे। नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में जो है बॉडी का वो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और फिजियोलॉजी के अंदर आप लोग जो है नॉर्मल फंक्शन के बारे में पढ़े थे। नॉर्मल फंक्शन जो है बॉडी का वो समझे थे डिटेल में। और जितने भी सिस्टम थे, 11 सिस्टम थे, उनमें सारे को आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा। साथ में बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है आप लोगों ने बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सब के बारे में जो है आप लोग डिटेल में पढ़े थे, जितने भी रिएक्शन हो रहे थे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इन सब के बारे से आप लोग जो है बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल होते हैं, ये बेसिकली फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को हम लोग इंक्लूड करके एक ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप लोग सेकेंड ईयर में आए, सेकेंड ईयर आप लोग का आया, तो वहां पर आप लोग सेकेंड ईयर में जो सबसे पहला जो है पैथोलॉजी पढ़े। पैथोलॉजी पढ़े। तो सबसे पहले सेकेंड ईयर में आपका जो पेपर हुआ और या फिर जो सिलेबस था वो पैथोलॉजी का था, जिसमें आप लोग जो है नॉर्मल जो फंक्शन था उसके एबनॉर्मलिटी के बारे में जो है उनके फंक्शन में जो जो एबनॉर्मल हो रहा था और एनाटॉमी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, एनाटॉमिकल डीअरेंजमेंट जो भी हो रहा था स्ट्रक्चर में, उन सब के बारे में जो है आप लोगों ने किसके अंदर पढ़ा, फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा। और साथ में वहां पर आपको एक सब्जेक्ट और पढ़ने को मिला था जिसको हम लोग कहते हैं एफएमटी। एफएमटी आप लोगों ने पढ़ा था, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, जिसमें आप लोग जो है कोई भी लीगल प्रोसीजर और बहुत सारे ऐसे ड्रग सब्सटेंस हैं उनके टॉक्सिक इफेक्ट के बारे में जो है बॉडी में क्या क्या होता है आप उसके बारे में जो है पढ़े। ठीक है, तो वहां पर आपने बहुत सारे लीगल प्रोसीजर और साथ में जो है कोई भी ड्रग का, कोई भी केमिकल का बॉडी के ऊपर क्या टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसके बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद आपने थर्ड ईयर में ये पढ़ा कि थर्ड ईयर में आप लोग को पढ़ने को मिला एक सब्जेक्ट था सर्जरी। ठीक है, थर्ड ईयर में सब्जेक्ट था सर्जरी, आप लोगों को पढ़ने को मिला। सर्जरी के अंदर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि वैसे सारे डिजीज के बारे में पढ़ा, वैसे सारे डिजीज जो बेसिकली मेडिसिन के, बेसिकली सर्जरी जो है एक वे था ट्रीटमेंट करने का, वैसे डिजीज को जिसको आप मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते थे और उसको आप जो है बाय सर्जिकल प्रोसीजर, बाय द इंसिजन, ठीक है, बाय द रिमूवल ऑफ पार्ट और ऑर्गन आप जो है ट्रीटमेंट कर रहे थे या बॉडी को सेव कर रहे थे, पेशेंट को ठीक कर रहे थे, उनकी लाइफ को जो है सेव कर रहे थे। ये चीजें आपने सर्जरी के अंदर पढ़ा। और साथ में सर्जरी में आपके बाद जो है आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ने को मिला होगा, गाइनो और ऑप्स। ठीक है, गाइनो और ऑप्स जो है आपको पढ़ने को मिला होगा। और गाइनो के अंदर जो है आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिजीज के बारे में पढ़ा और ऑप्स के अंदर 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, कि 9 मंथ के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन कौन से जो पार्ट है बॉडी के, कौन कौन से ऑर्गन किस मंथ में बनते हैं, बच्चे का डिलीवरी कैसे होता है, डिलीवरी के बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है, इन सब के बारे में जो है आपने ऑप्स के अंदर पढ़ा। और गाइनो के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर
जो है कौन कौन से डिजीजेज होते हैं उनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा। लेकिन यहाँ पर सेकेंड ईयर में आपको एक और सब्जेक्ट छूट गया था जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आपने बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और कुछ मैक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक पैरासाइटोलॉजी भी आपने पढ़ा होगा, वायरस के बारे में और बैक्टीरिया के बारे में, फंगस, पैरासाइट, हेलमिंथ, इन सब के बारे में जो है आपने पढ़ा। अब आता है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ईयर है वो है फोर्थ ईयर, जो कि एक क्रूशियल ईयर है आप लोग के फ्यूचर के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और जिसके बारे में हम अगर ये कहें जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर, इन सब का यूटिलाइजेशन करके आप किसी पेशेंट को कैसे समझोगे कि क्लिनिक में जब कोई पेशेंट आता है तो उसको कैसे समझोगे, उसके बारे में सबसे पहले आपको फोर्थ ईयर में पढ़ना होगा पीएम, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, प्लस आपको पीएसएम पढ़ना होगा, पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के बारे में आपको पढ़ना होगा, और इसी को हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। प्लस आपको क्या पढ़ना होगा यहाँ पर, पीएम पीएसएम जो है आपको पढ़ना होगा, साथ में आपके अपने जो भी होंगे उसके मेडिसिन पढ़ने होंगे। यहाँ पर आपको मेडिसिन भी है फोर्थ ईयर में, क्लिनिकल मेडिसिन, इसके अंदर जो है आपको बहुत सारे मेडिसिन भी आपको पढ़ने होते हैं, और अलग अलग जो भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन होंगे उनके अपने सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम लोग का जो सब्जेक्ट है पीएम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पीएम क्या है? बेसिकली पीएम जो है आपका प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, जहां पर आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, साथ में पैथोलॉजी, इन सब को मिलाकर जो है क्लिनिक के अंदर पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे समझेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे उनका डायग्नोसिस करेंगे, कैसे उनका ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे पेशेंट को समझाएंगे, कंसोल करेंगे, ठीक है, वो सारी काउंसलिंग कैसे करेंगे, पेशेंट को कितने दिनों में उनकी बीमारी ठीक होगी, कैसे कैसे उनको डाइट मैनेजमेंट करना है, क्या क्या वे उनको अपनाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, ये सारी चीज के बारे में आपको जो है यहाँ पर पीएसएम में पढ़ना है। ठीक है, तो पीएसएम में जो सबसे पहला जो आपका पढ़ने का जो पॉइंट आता है, पहला जो चैप्टर आता है वो है पीईएम। पीईएम इसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में जो है आपको पढ़ना होगा। किसके बारे में? पीईएम के बारे में। पीईएम इसको बोलते हैं हम लोग प्रोटीन, क्या बोलेंगे इसको? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, इसमें क्यों सबसे पहले यही पॉइंट जो है आप लोग को पीएसएम में दिया गया? ये बात आता है कि आखिर जो हमारे जो सिलेबस जो डिजाइन किए हैं, उन लोगों ने ऐसा क्या समझा कि सबसे पहला प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंदर पीईएम को रखा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो देखो, कोई भी ट्रेडिशनल मेडिसिन हो या प्रिमिटिव मेडिसिन हो, ठीक है, या फिर कोई भी मॉडर्न मेडिसिन हो, ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, प्रिमिटिव मेडिसिन हो, जितने भी टाइप के सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रेजेंट हैं, चाहे वो आइसोपैथी हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन हो, इन सब के बारे में जब हम आपको बताएंगे पीएसएम के क्लास में। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे भी डिजीजेज होते हैं जिन डिजीजेज को हमें क्या करना है, कुछ ऐसी चीजें हैं न्यूट्रिशन के बेस पर जो है हम उनको ट्रीट करते हैं और उससे हम उस डिजीज को जो है ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे जो सिलेबस डिजाइन किए या हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं, उन लोगों ने सबसे पहला टॉपिक रखा पीईएम, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो देखो, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, अर्लियर कॉन्सेप्ट था प्रोटीन के लिए, लेकिन ये अब चलकर ये सारे डिफिशियंसी के लिए यूज किया जाता है। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में सबसे पहला वर्ड आता है माल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन यानी कि इसको हम लोग पोषण कहते हैं, ठीक है ना, पोषण। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्रूशियल है हम लोग के लाइफ के लिए। क्या है? बेसिकली क्रूशियल है। क्रूशियल है, क्या है हम लोग के लिए? क्रूशियल फॉर ह्यूमन लाइफ और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन लाइफ
या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए न्यूट्रिशन जो है क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उनके लाइफ के लिए। क्या? और ये जो न्यूट्रिशन है वो क्या है? बेसिकली न्यूट्रिशन जो है एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है। क्या है? एक बायोकेमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, बायोकेमिकल सब्सटेंस है जो आपको फूड के माध्यम से प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ फूड। किसमें होता है? इन फॉर्म ऑफ फूड, इन फॉर्म ऑफ फूड। ये जो है भोजन के रूप में जो है आपको अवेलेबल होता है बाय द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये जो बायोकेमिकल सब्सटेंस है, ठीक है ना, ये बायोकेमिकल सब्सटेंस है वो क्या होता है कि यूज होता है बायोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, जिसमें कि बेसिकली फूड एंड वाटर जो है आपका होता है इन फॉर्म ऑफ फूड एंड वाटर, और जिसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं किसमें? बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, और इसी से हमको क्या मिलता है? इसी से हमें क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है, सर्वाइवल मिलता है, ग्रोथ मिलता है हमारे बॉडी को। तो क्या क्या मिलता है? सर्वाइवल, दूसरा ग्रोथ, सर्वाइवल मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा हम लोग को? साथ में कोऑर्डिनेशन मिलेगा बॉडी फंक्शन को। सर्वाइवल, ग्रोथ एंड कोऑर्डिनेशन विथ बॉडी फंक्शन, राइट। तो ये जो है हमें मिलता है न्यूट्रिशन से। ठीक है, और न्यूट्रिशन इन्वॉल्व अगर है, न्यूट्रिशन जो है बेसिकली क्या है? बैलेंस करता है हमारे बॉडी के सारे फंक्शन के लिए जरूरी है, और तभी हमारा बॉडी जो है बैलेंस के वर्क करता है। ठीक है, अब अगर ये इन्वॉल्व है, अगर ये इम्बैलेंस हो गया, ये इम्बैलेंस हुआ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सो अगर इन्वॉल्व है, बैलेंस है, बैलेंस बिटवीन, अगर ये बैलेंस है, आपका जो न्यूट्रिएंट है वो बैलेंस है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में। लेकिन अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है? सो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बैलेंस होते हैं। न्यूट्रिएंट जो है आपके वो बैलेंस होते हैं दो तरीके से। ठीक है, बैलेंस होते हैं किस किस में? एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। दूसरा क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट। दोनों जो है अपने अपने अमाउंट में जो है बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है और बैलेंस होता है। ठीक है, और जिसके वजह से जो बेसिकली जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो लार्ज अमाउंट में बॉडी को चाहिए। किसमें? लार्ज अमाउंट में चाहिए। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल, यानी कि ये क्या है? आपको कम मात्रा में चाहिए, ट्रेस अमाउंट में चाहिए बॉडी को। किसमें? ट्रेस अमाउंट में। याद रखिए, जब भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का बात आएगा तो ट्रेस अमाउंट की बात होगी। कम मात्रा में जरूरत होने वाले न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हैं, इनके ट्रेस अमाउंट में जरूरत है। और खास करके इसमें जो आते हैं वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल हैं, उन सब का हम लोग के बॉडी में कम मात्रा में जरूरत है, इसीलिए इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में रखते हैं। चाहे विटामिन ए हो, विटामिन बी हो, विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, विटामिन के हो, सारे विटामिन्स हैं, चाहे मिनरल हो, सोडियम हो, कैल्शियम हो, पोटासियम हो, जिंक हो, सल्फेट हो। ठीक है, जितने भी हैं वो सब ट्रेस अमाउंट में चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए बॉडी को। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट की, जिसमें लार्ज अमाउंट में चाहिए, ठीक है, जिसमें सबसे पहले लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड किसमें होता है? लार्ज अमाउंट में। रिक्वायर्ड क्या है? लार्ज अमाउंट में। जिसमें सबसे पहला जो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है वो है प्रोटीन। क्या होती है? प्रोटीन। आप जानते होंगे कि हम लोग की बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितने भी रिसेप्टर हैं, जितने भी, वो सारे के सारे क्या है? एक टाइप की प्रोटीन है। ठीक है, जितने भी, तो बॉडी को बनने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, एज कंपेयर एंड फैट। ठीक है, यानी इसी को हम लोग लिपिड के नाम से जानेंगे। लिपिड यानी कि फैट, लिपिड जो है एक टाइप है फैट का। सो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड एक आता है न्यूक्लिक एसिड।
न्यूक्लिक एसिड। बेसिकली ये सारे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हैं जो हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। और जब ये दोनों के बीच में बैलेंस रहेगा, क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, अगर ये दोनों बैलेंस है तो हम लोग के बॉडी के लिए क्या मिलता है, हम लोग के बॉडी को मेंटेन करेगा एक हेल्दी लाइफ स्टाइल। सो ये जब बैलेंस है तो मेंटेन करेगा हेल्थ को, मेंटेन क्या करेगा, मेंटेन हमारे हेल्थ को करेगा, मेंटेन हेल्थ, हेल्थ को ये जो है हम लोग का मेंटेन करके रखेगा, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, हमारे इम्यूनिटी को क्या करेगा, बूस्ट इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी को क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा, साथ में प्रिवेंट करेगा बहुत सारे ऐसे क्रोनिक डिजीज होने से जो हमें लाइफ लॉन्ग या थ्रेटनिंग की तरफ लेके जा सकता है, उनसे हमें क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। सो प्रिवेंट क्रोनिक डिजीज, जो भी क्रोनिक डिजीज है उससे हमें होने से बचाएगा। साथ में ये क्या करता है, उसके साथ साथ जो है हमें अंडर न्यूट्रिशमेंट होने से भी बचाता है। क्या करता है, प्रिवेंट करेगा अंडर न्यूट्रिशमेंट, अंडर न्यूट्रिशन से भी हमें बचाएगा, और साथ में अंडर न्यूट्रिशन से बचाएगा और ओवर न्यूट्रिशन से भी बचाएगा। अगर ये बैलेंस है, ओवर न्यूट्रिशन की जो डिजीजेज होती हैं, ओवर न्यूट्रिशन की जो डिजीजेज है, खास करके ओबेसिटी, इन सब से हमें क्या करेगा, ये बचाएगा। सो ये था हम लोग का न्यूट्रिशन का, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो होना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है हम लोग के लिए, ताकि हम लोग जो है एक बेटर लाइफ स्टाइल को समझ सके। ठीक है, अब हम लोगों ने यहां पर समझा कि जितने भी हमारे न्यूट्रिशन थे, ये सब क्या करते हैं, रिक्वायर्ड है बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये जो जितने भी मैक्रो हैं, ये सारे के सारे किसके लिए जरूरत है, ये सारे के सारे जरूरी है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी प्रोडक्शन, याद रखिए इसका मैक्रोन्यूट्रिशन का फंक्शन जो है एनर्जी प्रोडक्शन, और प्लस एनर्जी प्रोडक्शन के साथ साथ जो है सेल के मल्टीप्लिकेशन में, सेल मल्टीप्लिकेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन। अब जब सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, सेल चूंकि एनर्जी प्रोडक्शन भी हो रहा है, सेल मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, प्लस ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो अगर जब ग्रोथ होगा, रिपेयर होगा, सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये सब करके तो क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगा। यानी कि ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, इनका काम होता है बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करना, सेल को डिवाइड कराना। और आपके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, आपके जो ये प्रोडक्शन होने वाले हैं, सेल डिवीजन होने वाले हैं, ग्रोथ एंड रिपेयर होने वाले हैं, इन सबको क्या करता है, इन सबको करता है इनहांस, इनके फंक्शन को बढ़ा देता है, एक कैटालिस्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है, इनहांस करता है आपके फंक्शन को। ठीक है, जिसकी वजह से रैपिड वर्क होते हैं, रैपिड एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, और बॉडी जो है और अच्छे से, जो जितने भी रिएक्शंस है वो अच्छे से हो पाते हैं, फास्ट हो पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जितने भी माल न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन समझा, अब हम लोग समझेंगे माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन समझ लिए हैं हम लोग, अब आइए माल न्यूट्रिशन। ये क्या है भाई, माल न्यूट्रिशन, ऐसा क्या हो गया माल न्यूट्रिशन के साथ, जो आपका बैलेंस था। अभी तक हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात किया, जो कि बैलेंस चाहिए था किसके बीच में, एक तो आपका मैक्रो के बीच में और दूसरा माइक्रो के बीच में। अब यहां पर क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन टोटली, माल, मल का मतलब होता है एरर, मल का मतलब समझिए एरर, डिफेक्टिव। ठीक है, सो एरर, एरर इन न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन में एरर क्या हुआ, क्या गड़बड़ी हुआ, सो बेसिकली ये एक पैथोलॉजिकल रिजल्ट स्टेट है। क्या है ये, एक पैथोलॉजिकल, क्या है आपका, पैथोलॉजिकल रिजल्ट स्टेट है। किसका रिजल्ट स्टेट है, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, किसका, रिलेटिव या एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट। सो बेसिकली क्या है, पैथोलॉजिकल रिजल्ट स्टेट ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, या एब्सोल्यूट, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, रिलेटिव और एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ,
डिफिशियंसी, कमी होने वाली है किसकी? डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल 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 न्यूट्रिएंट। राइट, क्लियर? अब देखो क्यों मैंने कहा, क्योंकि न्यूट्रिशन यानी कि पैथोलॉजिकल रिजल्ट। अब यहां पर जो नॉर्मल पैथोलॉजी, जो वर्ड ही यूज हमने किया, इसका मतलब क्या कि पैथोलॉजी का मतलब जो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से डेविएशन हुआ। पैथोलॉजी का मतलब ही क्या होता है कि जो फिजियोलॉजिकल नहीं है, जो नॉर्मल नहीं है, तो नॉर्मल से हट गया, यानी कि पैथोलॉजिकल रिजल्ट है किसका, परिणाम किसका है? स्टेट ऑफ रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या? थोड़ा सा कम हो जाए, जितना चाहिए था बॉडी को उससे कम हो जाए, या जितना एब्सोल्यूट पूरा, ठीक है, पूरा डिफिशियंसी हो जाए किसी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट सब्सटेंस का, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो माइक्रो हो, ठीक है। सो एक्सेस ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट, सो या तो एक्सेस हो जाए, एक्सेस ऑफ, या फिर या तो डिफिशियंसी हो जाए एसेंशियल न्यूट्रिएंट सब्सटेंस का, या फिर कहता है कि एक्सेस हो जाए, एक्सेस ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, मोर न्यूट्रिएंट सब्सटेंस। एक तो कमी हो जाए, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डिफिशियंसी हो जाए एसेंशियल का, या फिर दूसरा कहता है कि एक्सेस हो जाए, एक्सेस हो जाए एक या एक मैक्रोन्यूट्रिएंट हो सकता है, जैसे डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज है वो बॉडी में क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि एक्सेस हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन में ओबेसिटी, ओबेसिटी में क्या हुआ, बहुत ज्यादा फैट आपके बॉडी में जमा हो गया, तो एक्सेस हुआ ना वन का, ठीक है। तो एक या बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जो है ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, माल न्यूट्रिशन में दोनों बातें हैं। माल न्यूट्रिशन में याद रखिए कमी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, एक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस का हो सकता है, या बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट सब्सटेंस का डिफिशियंसी हो सकता है। और जिसके वजह से प्रॉब्लम क्या आती है माल न्यूट्रिशन की वजह से, इसके वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलेगा आपको अंडर न्यूरिशमेंट, अंडर न्यूट्रिशन। क्या आएगा, अंडर न्यूट्रिशन। एक तो प्रॉब्लम ये होगा, अगर कमी हुई, डेफिशिएंसी हुई तो अंडर न्यूरिशमेंट में जाएंगे, अगर एक्सेस हुआ तो क्या होगा, ओवर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। कमी हुआ तो अंडर और ज्यादा हुआ तो ओवर, ठीक है। इम्बैलेंस, ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस हुआ। और चौथा क्या होगा, स्पेसिफिक डिफिशियंसी जो है इसके अंदर आता है, ठीक है, स्पेसिफिक डिफिशियंसी। या तो कम हो जाएगा या तो ज्यादा हो जाएगा, या तो दोनों के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। दो चीज के बीच में जो बैलेंस था, जैसे सोडियम पोटेशियम के बीच में एक बैलेंस होनी चाहिए थी, वो कमी बेसी हो गई, या फिर कोई चीज की बहुत ज्यादा कमी हो गई, तो ठीक है। तो ये चार चीजें जो है आपको होता रहता है माल न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। अब हम लोग माल न्यूट्रिशन का डेफिनेशन समझेंगे। अब हम लोग समझते हैं पीईएम क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है। पीईएम, पीईएम में हमने माल न्यूट्रिशन वर्ड को समझा, एम को समझ लिया है हम लोगों ने। अब हम लोग समझते हैं कि होता क्या है प्रोटीन एनर्जी। सो जो बेसिकली है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इंडिकेट करता है, सीधे सीधे दर्शाता है बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी। बेसिकली क्या दर्शाता है, प्रोटीन और एनर्जी को दर्शाता है जो बॉडी में सप्लाई हो रही है, जो बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, जो बॉडी को सप्लाई हो रहा है, बाहर से मिल रहा था, और बॉडी के डिमांड के बीच में जो है वो इम्बैलेंस हो गया। किसके बीच में इम्बैलेंस हो जाएगा, डिमांड के बीच में। एक तो देखिए प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में क्या है कि एक तो बॉडी का डिमांड है, डिमांड है, और एक क्या है, सप्लाई है। डिमांड है और दूसरा सप्लाई। तो डिमांड में क्या, डिमांड में जो प्रोटीन और एनर्जी है, डिमांड क्या है, प्रोटीन प्लस एनर्जी, ठीक है। और जितना इसको सप्लाई हो रहा है, जितना प्रोटीन बाहर से आ रहा है, प्रोटीन प्लस एनर्जी जो है बाहर से आ रहा है। सपोज करिए ये आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपका स्टमक है। अब क्या हुआ कि आपने जो बाहर से डाइट लिया, जो भी फूड पार्टिकल्स लिया, उसके अंदर जितना प्रोटीन होना चाहिए था, जितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था, कैलोरी एनर्जी होना चाहिए था, उससे कम आया, ठीक है।
अगर उससे कम आया तो डिमांड क्या आया, बेसिकली सप्लाई क्या है, कम है। अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, ठीक है। जैसे इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, इन केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, इंजुरी के टाइम में, ग्रोथ के टाइम में, रिपेयर के टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, बॉडी का डिमांड बढ़ जाता है, सप्लाई जो है घट जाता है, क्योंकि सप्लाई उतना ही रहा। ऐसे में अगर इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस हुआ, ये इम्बैलेंस है, ठीक है। सो बेसिकली पीएमई इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट इम्बैलेंस बिटवीन किसके, बिटवीन डिमांड, बेसिकली क्या है, बिटवीन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो प्रोटीन का अमाउंट चाहिए था, एंड सप्लाई, बेसिकली बिटवीन द प्रोटीन प्लस एनर्जी, ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। प्रोटीन और एनर्जी का जो है सप्लाई और डिमांड के बीच में, ठीक है, क्योंकि ये चाहिए आपको किसके लिए, ताकि बॉडी का ग्रोथ एंड रिपेयर जो है हो सके। अब एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, अब ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, यानी कि इसके लिए इसको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए, ताकि इसका बॉडी जो है बड़ा हो सके। लेकिन इस समय अगर इसको नहीं मिलता है, सो दिस इम्बैलेंस, अगर ये इम्बैलेंस होता है इनसफिशिएंट, अगर बोथ जो है अगर ये इनसफिशिएंट हो गया जैसे, तो उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज जो है यहाँ पे कॉज होने लगेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर इनसफिशिएंट हुआ तो सबसे पहले एक्सेस एनर्जी इनटेक कॉज ओवरवेट। अगर यहां पे डिमांड कम है और सप्लाई बढ़ा हुआ है, ठीक है, डिमांड कम है, सप्लाई बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो एक्सेस एनर्जी इनटेक हुआ, क्या हुआ यहां पे, एक्सेस हुआ, और एक्सेस के वजह से क्या होगा, एक्सेस के वजह से यहां पर ओवरवेट और ओबेसिटी जो है कॉज करेगा। ओवरवेट, ज्यादा वजन हो जाएगा इसके बॉडी का, और दूसरा ओवरवेट एंड ओबेसिटी जैसी चीजें जो है इसको लीड करेगी, ठीक है, ओबेसिटी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यदि इसके अपोजिट, अगर अपोजिट डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई घट जाए, तो क्या होगा यहां पर, बेसिकली यहां पर इनसफिशिएंट हुआ, क्या हुआ, इनसफिशिएंट हुआ, और इनसफिशिएंट होने की वजह से क्या होगा, बेसिकली माल न्यूट्रिशन के अंदर गया। ये किसके अंदर गया, माल न्यूट्रिशन के अंदर गया, किसके अंदर, माल न्यूट्रिशन के अंदर गया, और माल न्यूट्रिशन के अंदर जाने के वजह से इसमें जो डिजीज क्रिएट होंगी वो बेसिकली क्रिएट होती है, आपको एक पहली डिजीज तो क्रिएट होती है जो माल न्यूट्रिशन के अंदर, वेस्टिंग, माल न्यूट्रिशन में वेस्टिंग, ठीक है, जिसको हम लोग वेस्टिंग के नाम से जानेंगे, जिसमें मारस्मस एंड किलोस्कर जैसी बीमारियां जो है बहुत सीवियरली प्रोटीन की डिफिशिएंसी होने लगती है। दूसरा है स्टनिंग, ठीक है, और जिसमें हाइट नहीं बढ़ता है, वजन बहुत कम रहता है, अंडरवेट, ठीक है, अंडरवेट। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है आने लगती है अगर डिमांड और सप्लाई के बीच में घटता है। सो पीएमई इज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन प्रॉब्लम अमॉन्ग द प्री स्कूल एज, खास करके वैसे बच्चे जिनकी एज जो है 6 साल से कम है। अगर एज जो है 6 साल से कम है उसमें पीएमई का बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पीएमई 6 साल से कम के बच्चों में जो है ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अब क्योंकि जब आप इनटेक करेंगे, इनटेक है, रिक्वायरमेंट है और एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो पीएमई बेसिकली मेन कॉज होता है फूड इन एडुकेंसी का। अगर फूड सफिशिएंसी नहीं हो रहा है, फूड सफिशिएंट नहीं है, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है। अगर फूड इनसफिशिएंसी हुआ है तो उसके वजह से जो है पीएमई बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पीएमई का जो सबसे अर्लियर कॉन्सेप्ट था, पीईएम का जो है अर्लियर कॉन्सेप्ट ये था, अर्लियर कॉन्सेप्ट ये था कि सिर्फ और सिर्फ ये जो है
प्रोटीन गैप के लिए। अर्लियर कॉन्सेप्ट क्या था? बेसिकली कॉन्सेप्ट था प्रोटीन गैप। क्या था? प्रोटीन गैप। अगर प्रोटीन की कमी हो रही है, प्रोटीन गैप के लिए ये वर्ड यूज किया जाता था। लेकिन प्रोटीन गैप या फिर डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट, डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट, प्रोटीन इन डाइट, डाइट में जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी हो रही है उसको लेकर। लेकिन हुआ क्या कि आगे चलकर ये थ्योरी को थोड़ा सा और एडवांस किया गया, इन्हांस किया, और ये समझा गया कि ये जो है फूड गैप का जो है मेन कारण था पीएमई जो है फूड गैप जो है इसका कॉज था। ठीक है, फूड गैप। तो हुआ ये कि अभी चलकर पीएमई सिर्फ और सिर्फ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन नहीं बल्कि इनएप्रोप्रिएट फूड के लिए यूज किया जाता है। सो पीएम इज नॉट ओनली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? प्रोटीन डिफिशियंसी के लिए नहीं, या प्रोटीन गैप के लिए नहीं, नॉट यूज फॉर प्रोटीन डिफिशियंसी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डिफिशियंसी के लिए यूज नहीं होता है, आज के टाइम में इनएप्रोप्रिएट फूड के लिए इसको यूज किया जाता है। इनएप्रोप्रिएट फूड के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सो पीएमई के बारे में क्लियर हुआ। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। और चूंकि इनएप्रोप्रिएट फूड होगा जिसके वजह से क्या होगा? लो इन एनर्जी डेंसिटी, जिसके वजह से क्या होगा? लो इन एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी जो है ऑलरेडी जो है घट जाएगा। क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी जो है ऑलरेडी घट जाएगा। और एनर्जी डेंसिटी बेसिकली प्रोटीन है, चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, चाहे विटामिन है, मिनरल है, इन सब से क्या होगा? कम हो जाएगा। सो पुअर, या तो दोनों में जो पीएमई है वो दोनों तरीके से हो सकता है। चाहे आपके क्वालिटेटिव डिफेक्ट हो सकते हैं या क्वांटिटिव डिफेक्ट हो सकते हैं, या तो अमाउंट की कमी हो सकती है या फिर जो प्रोटीन की क्वालिटी है। आपने जो फूड खाया, आप ठीक है सफिशिएंट, आप 3 टाइम खाना खा रहे थे, ठीक है, सुबह में, दोपहर में और रात को आपने खाना खाया, लेकिन हुआ क्या कि आप यहां पर क्वांटिटी फुलफिल कर रहे थे लेकिन क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी नहीं थी। या फिर आप जो है एक ही टाइम खाना खा रहे थे, क्वालिटी ऑफ फूड अच्छी थी लेकिन क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं था। सो इसीलिए पीएमई चाहे पुअर बोथ क्वालिटिवली एंड क्वांटिटिवली, सो क्वालिटिवली एंड क्वांटिटिवली दोनों जरूरी है। अगर ये दोनों पुअर होता है तब जाकर आपको पीएमई जो है डायरेक्टली क्या करता है? पीएमई जो है लीड करता है। सो पीएमई होने के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रोटीन के अच्छे होने चाहिए, या बाकी चीजें चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन मिनरल हो, इन सब के अच्छे होने चाहिए। क्योंकि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कराने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट सब्सटेंस की जरूरत होती है। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं अंडर न्यूट्रिशन के बारे में। अंडर न्यूट्रिशन आज के टाइम में एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हम लोग के यहां पर है। अंडर न्यूट्रिशन भारत के लिए, सबसे खास करके डेवलपिंग कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है हम लोग के इंडिया में। क्या है? मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। हेल्थ प्रॉब्लम है हमारे भारत में। और जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें, जो डेवलप कंट्री है उसमें इसकी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए भारत सरकार इसके लेकर काफी सारे अभियान चलाती है, और जिसमें आपको इससे लड़ने के लिए, इसको ठीक करने के लिए अंडर न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं उनके लेकर स्पेशल टीम का गठन करती है। गांव-गांव में जो आशा होती है वो इस चीज को लेकर काम करते हैं, और जो अंडर न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं उनको अच्छे से डाइट दिया जा सके, उनके लिए कुछ पैसे का जो है गवर्नमेंट व्यवस्था करती है, देती है। उसके लिए आपको नामांकन करवाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग के इंडिया में ऑलरेडी रन हो रहा है, ताकि इसको बहुत लार्ज स्केल पर कम किया जा सके। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के मॉर्बिडिटी, बच्चे के
मॉर्बिडिटी और मोडिलिटी के लिए ये जो है एक परमानेंट ऑटिज्म जैसे कंडीशन को भी जो है क्रिएट करता है, परमानेंट जो है इम्पेयरमेंट क्रिएट करता है हमारे कंडीशन में, खास करके मेंटल इमोशनल ग्रोथ जो है बच्चे के या फिजिकल ग्रोथ नहीं होने देता है। सो अंडर न्यूट्रिशन जो है बेसिकली क्या करता है, हम लोग के लिए परमानेंट इंपेयरमेंट क्रिएट कर रहा है। क्या करता है? परमानेंट इंपेयरमेंट, ठीक है, इंपेयरमेंट करता है किसमें? परमानेंट इंपेयरमेंट ऑफ मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल ग्रोथ। मेंटल प्लस इमोशनल प्लस फिजिकल ग्रोथ। अब जैसे वैसे बच्चे को आप देखिए जो ग्रोथ रिटार्ड बच्चे को आप देखिए जिनमें मेंटल बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ, उनको देखने को मिलता है 12-12 साल के बच्चे हैं, 15-15 साल के बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे हो गए हैं, 20 साल के हो गए हैं, और उनमें जो अभी भी कैरेक्टर है वो चाइल्डिश बिहेवियर है, चाइल्डिश कैरेक्टर है। उनको अभी पता नहीं खाना कैसे खाना है, बैठना कैसे है, कपड़ा कौन सा पहनना है, किस जगह पे कैसे बात करनी है। ये सारे के सारे क्यों होते हैं? क्योंकि ये अंडर न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम की वजह से होती रहती हैं। सो सिर्फ और सिर्फ ये चाइल्ड के मॉर्बिडिटी या फिर क्या होता है, चाइल्ड के मॉर्बिडिटी या फिर चाइल्ड के मोटिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, मोटिलिटी को ही कॉज नहीं करता है, ठीक है। ये जो है आपको परमानेंट डिअरेंजमेंट करता है मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल ग्रोथ को, ठीक है। तीसरी बात कि बार बार ये फ्रिक्वेंटली जो है रूरल एरिया में, जो गांव के एरिया हैं उनमें इनके केसेस जो है ज्यादा देखने को मिलता है। रूरल क्षेत्र में जो देहात है, अर्बन में तो बहुत अच्छा है, अर्बन में बहुत लोग जो है एजुकेटेड हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, वहां पर डाइट के बारे में कुछ पता है, उन लोगों को पैसे की कमी नहीं होती, इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा होता है, तो वहां पर इसके केसेस कम देखने को मिलते हैं। प्रेगनेंसी के समय जो है मदर के ऊपर ध्यान दिया जाता है, लेकिन अपने जो रूरल एरिया होते हैं उनमें इसके प्रॉब्लम जो है ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू अर्बन। ऐसा नहीं है कि अर्बन में अंडर न्यूट्रिशन नहीं देखने को मिलता है वहां भी, लेकिन वहां एज कंपेयर टू रूरल कम होते हैं, ठीक है। सो रूरल में इसके जो केसेस हैं वो ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं रूरल में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अंडर न्यूट्रिशन में, तो अंडर न्यूट्रिशन में बेसिकली जो है 4 तरह की जो डिजीजेज हैं वो क्रिएट होते हैं। अंडर न्यूट्रिशन में 4 प्रॉब्लम जो है आपको देखने को मिलता है अंडर न्यूट्रिशन में। पहला जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो है अंडर वेट। क्या होता है? अंडर वेट, वजन जो है बहुत कम रहेगा। अंडर न्यूट्रिशन में पहला जो है अंडर वेट, यानी कि जो बॉडी का वजन है वो बहुत कम होता है, मतलब जितना वजन उसके एज के अकॉर्डिंग, जो एक स्पेसिफिक एज में जितना वजन होना चाहिए उससे कम रहता है। दूसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टंटिंग का, स्टंटिंग, ठीक है। स्टंटिंग में बेसिकली क्या होता है कि उसके जो हाइट जितने होने चाहिए थे वो नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू एज स्पेसिफिकेशन। हम बात करते हैं एक करके। तीसरा आता है वेस्टिंग। तीसरा क्या आता है? वेस्टिंग। वेस्टिंग में मतलब बॉडी का जो वजन होता है वो बहुत कम होता है। और चौथा आता है SAM, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। SAM, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ये चारों के बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंडर वेट के बारे में। अंडर वेट का मतलब क्या कि जितना वजन उसके एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए था उसके अनुसार नहीं होकर उसमें कम है। यानी कि सपोज करिए कि एक बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसका वजन 2.5 किलो होना चाहिए था, मिनिमम जो है उसका वजन 2.5 किलो होना चाहिए था, 2 किलो प्लस होना चाहिए था, लेकिन 2 किलो से कम है, 1.5 किलो का बच्चा है, यानी कि ये बच्चा किस में है? अंडर वेट में है। तो एक एज के हिसाब से
और चूंकि ये एज के हिसाब से जो है आपका वेट होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो वेट बिलो द रिकमेंडेड लेवल ऑफ स्पेसिफिक एज, वेट क्या होना चाहिए, वेट बिलो बिलो द रिकमेंडेड रिकमेंडेड क्या होता है, रिकमेंडेड लेवल ऑफ स्पेसिफिक एज, रिकमेंडेड लेवल ऑफ स्पेसिफिक एज, जितना उसका एज है उसके अकॉर्डिंग इसका जो है वजन होना चाहिए अंडर वेट वाले का। दूसरा हम लोग बात करते हैं स्टंटिंग। स्टंटिंग में क्या होता है, बेसिकली स्टंटिंग का क्या मतलब है, स्टंटिंग में आप समझोगे, स्टंटिंग का मतलब जितना लंबाई होनी चाहिए उसके एज के हिसाब से, जितना लंबाई इसके एज के हिसाब से होनी चाहिए थी उतना नहीं होता है, उससे कम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टंटिंग कहते हैं। यानी कि हाइट बिलो द किससे, बिलो द रिकमेंडेड लेवल ऑफ स्पेसिफिक एज, एज के अगर बिलो है हाइट। तीसरा आता है आपका वेस्टिंग, तीसरा क्या आता है, वेस्टिंग। वेस्टिंग में जितना उसका शरीर का वजन होना चाहिए, जितना इसके शरीर का वजन होना चाहिए उससे वजन उसके हाइट के अनुसार, अगर किसी की लंबाई 1 फीट है 2 फीट है उसके हिसाब से उसका वजन होना चाहिए। अगर वो उससे कम है तो कहां पर रखेंगे हम लोग उसको, वेस्टिंग में रखेंगे। सो उसका जो वेट है बेसिकली, वेट बेसिकली कितना होना चाहिए उसका जो वेस्टिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, वेट बिलो द रिकमेंडेड लेवल ऑफ हाइट, वेट बिलो द रिकमेंडेड, रिकमेंडेड है जितना लेवल ऑफ स्पेसिफिक हाइट। ये याद रखिएगा कि वेस्टिंग में हम लोग हाइट के अकॉर्डिंग वजन लेते हैं और अंडर वेट में हम लोग जो है वजन लेते हैं स्पेसिफिक एज के हिसाब से, ठीक है। और SAM बेसिकली सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, खास करके ये एक ऐसा कंडीशन जिसमें एक पार्टिकुलर टाइप का कोई भी चीज का डिफिशियंसी होने की वजह से बच्चा जो है, खास करके 5 साल से कम के बच्चे का जो डेथ है वो मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है हम लोग के आज के टाइम में, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे कि मेजरमेंट कैसे करते हैं अंडर न्यूट्रिशन का, मेजरमेंट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन को आप कैसे मेजर करोगे, इसके लिए 3 जो है एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा जो है, बेसिकली एंथ्रोपोमेट्रिक इंडेक्स दिए गए हैं। बेसिकली 3 जो है एंथ्रोपोमेट्रिक इंडेक्स जो है आपको दिए जाते हैं, जिसमें जो कि कॉमनली यूज होते हैं, क्या होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्रिक इंडेक्स का जो है यूज होता है, जिसमें सबसे पहला आता है वेट। सबसे पहला क्या आता है, WFA। पहला क्या आएगा, WFA, वेट फॉर एज, वेट फॉर एज, ठीक है, वेट फॉर एज पहला आता है, वेट फॉर एज WFA। दूसरा जो आता है, दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है HFA, हाइट पर एज, याद रखिए इसको, हाइट फॉर एज, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग लेते हैं लेंथ फॉर एज, क्या लेते हैं, लेंथ फॉर एज, लेंथ फॉर एज, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है। और तीसरा जो हम लोग लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है WFH, ये बेसिकली क्या है, वेट फॉर हाइट, वेट फॉर हाइट। अब बॉडी के लंबाई के अनुसार उसका वजन, यानी कि WFH किसको डायग्नोस करेगा, ये डायग्नोस करेगा मारस्मस किर्लोस्कर जैसे डिजीजेज को। HFA हाइट फॉर एज
ठीक है ना। अब ये ड्वार्फिज्म जैसे केसेस जो होते हैं ना, उसको ये डिफाइन करता है। और WFA हाइट फॉर एज, जैसे अंडर वेट को ये जो है निकाल के देता है, अंडर वेट को आपको जो है ये बताता है। तो ये 3 चीजें हैं जिससे हम अंडर न्यूट्रिशन को जो है पता कर पाते हैं इस इंडेक्स के माध्यम से। और इस इंडेक्स से हम लोग जो है, सो ईच ऑफ द 3 न्यूट्रिशन इंडिकेटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट, अगर इससे ये डेविएट हो रहा है तो अंडर न्यूट्रिशन को जो है हम लोग, और यहीं से इन तीनों के माध्यम से जो है हम लोग जो है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर जो है क्या करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर अंडर न्यूट्रिशन को डायग्नोज कर पाते हैं। क्या करते हैं, डायग्नोज कर पाते हैं, ठीक है, डायग्नोज जो है हम लोग कर पाते हैं। सो याद रखिए अंडर न्यूट्रिशन के लिए 3 एंथ्रोपोएटिक इंडेक्स हम लोग लेते हैं, जिसमें WFA, HFA और WFH जो है हम लोग लेकर चलते हैं। और कल के क्लास में हम लोग जो है डिटर्मिनेशन करेंगे PEM का, कि PEM को हम लोग डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग कल बात करने वाले हैं। और साथ में कल जो है हम लोग आगे डिजीजेज पढ़ेंगे, मारस्मस के बारे में हम लोग कल जो है पढ़ेंगे। तो ज्वाइन होइएगा, कल का क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिक जो है हम लोग PEM के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझे, और कल से हम लोग जो है PME का डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में जो सबसे बड़ा डिसऑर्डर हम लोग को देखने को मिलता है वो है मारस्मस, किर्लोस्कर जैसे डिजीज के बारे में जो है हम लोग कल बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम फिर मिलेंगे आपके साथ 8:30 में टाइमिंग होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्लास जैसे ही चालू होगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप जो है क्लास में डिले नहीं कर पाएंगे, क्लास तुरंत ज्वाइन कर पाएंगे। सो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अपने फ्रेंड के साथ जो है PSM प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के क्लासेस डेली होने वाले हैं, मंडे टू सैटरडे होने वाले हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम रहेगा 8:30, जुड़ना ना भूले, ठीक है। और आप सभी को गुड नाइट।